हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू परफेक्ट में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान की नदियों को। राजस्थान की नदियों का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र, और दूसरे पार्ट में हमने देखा अरब सागरीय नदी तंत्र। अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तीनों पार्ट में राजस्थान की सारी नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा पार्ट आज लास्ट है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सभी बांध को, सभी नदियों पे बने हुए बांधों को, और सभी नदियों को, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली सभी नदियों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में दो नदियाँ मेन हैं, जिसमें चंबल नदी है और बाणगंगा नदी है। इन्हीं नदी को सहारे राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी में नदी जाती है वो इन्हीं के सहारे जाएगी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी। चंबल नदी जाके यमुना नदी में गिरेगी, यमुना नदी गंगा नदी में, गंगा नदी से होती हुई है बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो दोस्तों, दो नदियाँ मेन हैं, चंबल नदी और बाणगंगा नदी। अब चंबल नदी में कौन कौन सी नदियाँ राजस्थान के आके गिरती है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं बनास नदी, कुराल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बामनी नदी और सीप नदी। बाणगंगा नदी जो है डायरेक्ट जाके यमुना में गिरेगी, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। बाणगंगा नदी जो कि निकलेगी जयपुर से, विराट की पहाड़ी से। तो दोस्तों, इसको भी हम मैप पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बनास की बात करते हैं। बनास नदी भी राजस्थान की बड़ी नदियों में से है। बनास नदी की भी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी को हम ड्रॉ करते हैं मैप पर। तो दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थान एमपी से है, मध्य प्रदेश, जो कि जनाबाव की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। महू नामक गांव है, यहाँ से निकलेगी। इसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से एंट्री करके बूंदी, कोटा से फिर सवाई माधोपुर से करौली से धौलपुर से आगे जाकर मुरादगंज यूपी के अंदर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसकी सभी जानकारियाँ देख लेते हैं। इसका प्रवाह चरित्र हमने देखा, मैप से देख लीजिए आप। चित्तौड़गढ़ गई पहले, फिर उसके बाद बूंदी, फिर कोटा, सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर, ऐसे करके ये है 6 जिलों में बहती है। ठीक है, 6 जिले। इसके बाद इसके उपनाम देख लेते हैं। इसको बोला जाता है चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को बोला जाता है, राठी गाय। तो दोस्तों, इसको भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चंबल नदी को। इसकी जो टोटल लंबाई है वो देख लेते हैं, 966 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। इसका समाप्ति स्थल मैंने आपको बता दिया, समाप्ति स्थल यमुना नदी में जाकर यह मिलती है, मुरादगंज, इटावा, यूपी के अंदर। और इसकी जानकारी है कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है। सर्वाधिक अवनालिका यानी कि सबसे ज़्यादा ये मिट्टी का कटाव करती है। सबसे ज़्यादा अपर्दन कहाँ करती है? सबसे ज़्यादा करती है कोटा के अंदर। ठीक है, कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा ये अवनालिका अपर्दन करती है। और सवाई माधोपुर के अंदर ये सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्र वाली नदी सवाई माधोपुर के अंदर सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सभी सहायक नदियों को। तो सहायक नदियों में सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी की बात करते हैं। बनास नदी को हम ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राजसमंद से। राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से यह निकलकर चित्तौड़गढ़ से यह भीलवाड़ा में एंट्री करती है। भीलवाड़ा से अजमेर के बाद में यह टोंक से फिर यह सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, बनास के बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। बनास नदी का उद्गम हमने देख लिया है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकली है। समाप्ति स्थल की बात करें तो यह है राजसमंद से चित्तौड़गढ़ से फिर भीलवाड़ा से अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर में जाकर यह चंबल में मिलती है। चंबल के अंदर जाकर ये रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। रामेश्वर क्या है? रामेश्वर एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम। यहाँ पे पहली नदी मिल रही है ये बनास नदी। ये बनास नदी के चंबल में दूसरी नदी है, और एक और नदी आकर इसमें मिलेगी, वो है सीप नदी, इसके अंदर का मिलेगी। और इसके बाद में यह है त्रिवेणी संगम का करेगी निर्माण। इसके बाद बात करते हैं टोटल लंबाई इसकी है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की लंबाई है, और राजस्थान में भी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है? यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है 480 किलोमीटर, और यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है 480 किलोमीटर की।
चंबल नदी है, चंबल नदी एमपी से निकल रही है, पूर्णतः राजस्थान में नहीं बह रही है, नहीं तो इसकी लंबाई जैसे कि आपको पता है 966 किलोमीटर है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहती है बनास नदी। तो राजस्थान की पूर्णतः अंतर्बहाव की दृष्टि से देखें तो बनास नदी सबसे लंबी नदी है। इसके उपनाम की बात करें, उपनाम में इसको वन की आशा भी कहा जाता है, वर्णाशा और वशिष्ठी इसके उपनाम हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह राजस्थान की बड़ी नदियों में से है, तो इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च, मेनाल, कोठारी नदी, कारी नदी और मोरे नदी। तो दोस्तों हम इन नदियों को भी पहले बनास नदी में ड्रॉ कर लेते हैं कि बनास नदी में यह कहाँ पे आके मिलती है, इनका उद्गम स्थान कहाँ से है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनास नदी की सहायक नदियों में देखेंगे बेड़च नदी को। बेड़च नदी का उद्गम स्थल हमने देखा है गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से यह निकली है। गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर से निकल के यह जाएगी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से बहती हुई ये भीलवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में ये मिल जाती है बनास नदी में। ये अपनी राजसमंद से बनास नदी निकली थी, जो कि यह बिंगोद नाम की जगह पे जाकर बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या क्या हो गया, उदयपुर ज़िले से निकली, उदयपुर, फिर ये चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, तो 3 जिलों में बहने वाली ये नदी हो गई है। समाप्ति स्थल हमने देख लिया बिंगोद, भीलवाड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी नदी की। दूसरी नदी की हम देखेंगे इसके अंदर मेनाल नदी को हम देखते हैं। दोस्तों मेनाल नदी को देखने से पहले बेड़च नदी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। बेड़च नदी को पहले आयर नदी कहा जाता था, इसके उद्गम स्थान पर इसे आयर नदी कहा जाता है। उसके बाद में बहती हुई है, जब ये उदयपुर में उदय सागर झील है वहाँ जाकर गिरती है, उसके बाद में जब ये बहती है तब इसको बोला जाता है बेड़च नदी। इस नदी किनारे आयर सभ्यता जो बसी हुई है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयर सभ्यता का कि कौन सी नदी के किनारे आयर सभ्यता बसी हुई है, तो बेड़च नदी के किनारे बसी हुई है या फिर आयर नदी के किनारे बसी हुई है। तो दोस्तों मेनाल नदी की बात करते हैं। मेनाल नदी का उद्गम स्थान है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से निकली है नदी, यहाँ से चित्तौड़गढ़ से निकली है। चित्तौड़गढ़ में बेंगू नामक स्थान है, वहाँ से निकलने के बाद में यह चित्तौड़गढ़ में बहकर वापस उसी जगह पे मिल जाती है बिंगोद के अंदर। बिंगोद, भीलवाड़ा, बनास नदी में जाकर यह 3 नदियों का संगम हो गया है, इसलिए यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम का निर्माण हो गया, जिसे बिंगोद त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो तीनों नदियाँ, तो कौन कौन सी नदियाँ जाकर बनाती है, एक तो हो गई बनास नदी, दूसरी हो गई उदयपुर से निकलने वाली कौन सी नदी, बेड़च नदी, और एक हो गई मेनाल नदी। ये मिलकर बनाएगी त्रिवेणी संगम। मेनाल नदी पर चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद में यह भीलवाड़ा के अंदर एक मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, जिसके अंदर अपन एक वीडियो देखेंगे जलप्रपात और बांध की अभी इसके बाद में, तो उसमें ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम तीसरी नदी की बात करते हैं, कोठारी नदी। कोठारी नदी की बात करते हैं, जिसका उद्गम स्थान है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। तो ये रहा राजसमंद के यहाँ से निकली है ये दिवेर की पहाड़ियों से ये निकल कर भीलवाड़ा में जाकर ये बनास नदी में जाकर मिल जाती है। बनास नदी, इसका ये पॉइंट है नंदराज भीलवाड़ा, नंदराज गांव है, वहाँ पे भीलवाड़ा में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। तो इस नदी का उद्गम यहाँ ये लिख दिया है मैंने, कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी निकली है दिवेर की पहाड़ियों से। इसके बाद बात करते हैं बागोर सभ्यता की। बागोर सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता है, जो कि मध्य पाषाण कालीन क्या है सभ्यता है। तो दोस्तों चौथी जो सहायक नदी है बनास नदी की, वो है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम स्थान हम देखें तो विजराल ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से। तो दोस्तों ये रहा अपना राजसमंद की विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। खारी नदी, दोस्तों खारी नदी 2 है, एक सिरोही से निकलती है और एक ये राजसमंद से निकलती है। तो दोस्तों ये राजसमंद वाली है, राजसमंद की विजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद से है भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा से ये अजमेर जाती है, अजमेर से दोस्तों यह टोंक में जाके यह देवली टोंक में जाके मिल जाती है। देवली क्या है कि ये भी एक त्रिवेणी संगम है, इसमें भी 3 नदियाँ मिलेगी। एक तो अपनी हो गई ये खरी नदी, दूसरी हो गई बनास नदी, और तीसरी नदी एक नदी और मिलेगी अपने पास डाई नदी। उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों डाई नदी के बारे में देखते हैं हम। डाई नदी, तो दोस्तों डाई नदी का उद्गम जो है अजमेर से है। अजमेर से यह नदी निकल के टोंक में जाकर देवली के अंदर जाके मिल जाती है, और ये 3 नदियाँ मिलकर देवली त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सी नदी हो गई, डाई नदी। डाई नदी का उद्गम स्थान हो गया अपना अजमेर से, ठीक है। तो दोस्तों बनास नदी की जो छठी हमने नदी देखेंगे हम, वो है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम स्थान चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से है। तो दोस्तों ये निकल गई जयपुर से इसको ये रहेगी दौसा के अंदर, दौसा से करौली, करौली से फिर सवाई माधोपुर से होकर यह मिल जाएगी बनास नदी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ ये हो गई अपनी मोरेल नदी। और दोस्तों चैनपुरा के बारे में एक बात है जो कि है, राजस्थान का नरक कहा जाता है चैनपुरा को, ठीक है, जो कि किसका उद्गम स्थान है, मोरेल नदी का। यह मिलती है सवाई माधोपुर में जाके बनास नदी से मिल जाती है, ठीक है। और दोस्तों बनास नदी में एक सीप नदी आकर और मिल जाती है। सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी यह मिलकर एक रामेश्वर का निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का, ठीक है। तो इस पर कितने त्रिवेणी संगम हमने देख लिए, एक तो ये रामेश्वर देख लिया हमने, टोंक में देवली त्रिवेणी संगम देखा हमने, यहाँ पे एक देखा ये बेंगोर त्रिवेणी संगम देख लिया। तो इस नदी पे हमने 3 त्रिवेणी संगम देख लिए, ठीक है। इसके बाद ये पूरी बनास नदी जैसे राजस्थान की बड़ी नदियों में से है, तो हमने ये बनास नदी का तंत्र देख लिया है। अभी बनास नदी पूरी मिलकर ये मिल रही है चंबल के अंदर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे चंबल नदी को। हमने एक बार चंबल नदी ड्रॉ की, चंबल नदी में एक बड़ी नदी आकर मिल रही है बनास नदी। ये बनास की छोटी नदियों को हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे, बनास कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम इसके सभी बांधों को डिस्कस करेंगे। जैसे टोंक के अंदर बीसलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है, ऐसे हम सभी बांधों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं चंबल नदी को। चंबल नदी के अंदर और कौन सी नदी आकर मिल रही है, पहली मिल गई बनास, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की बात करेंगे हम। तो दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी हम देख रहे थे, तो इसमें है काली सिंध, हमने बनास देख ली, दूसरे नंबर पर है काली सिंध। काली सिंध नदी जो निकलेगी ये भी निकलेगी विंध्याचल पर्वत से। यहाँ पे मान लो मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत या बागलीग्राम पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी का नाम है, विंध्याचल पर्वत से निकलेगी यहाँ से। विंध्याचल पर्वत यहाँ से निकलने के बाद में झालावाड़ के बिंदा से प्रवेश करने के बाद में ये मिल जाएगी कोटा के अंदर जाकर, कोटा में जाकर मिल जाएगी। कौन सी नदी में, चंबल नदी के अंदर। और कोटा के अंदर कौन से स्थान में जाके मिलेगी, इस जगह का नाम मैं बता देता हूँ, यह है नानेरा। नानेरा नाम के स्थान पर यह मिल जाएगी। नानेरा इसकी समाप्ति हो गई है, ठीक है। इसके बाद में काली सिंध, इसका नाम है काली सिंध, ठीक है, काली सिंध। अब काली सिंध की भी जो है सहायक नदी है, तो इसकी नदी है आहू नदी। आहू नदी है, परवन नदी है, इन दोनों की सहायक नदियाँ हैं। अब जो आहू नदी है वो है काली सिंध की। तो आहू नदी यहाँ से निकलेगी एमपी से के बाद झालावाड़ में प्रवेश करेगी, और झालावाड़ में जाकर गागरोन नामक स्थान में जाकर किससे मिल जाएगी, काली सिंध से। और गागरोन दुर्ग जो है इन्हीं नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ आहू नदी। ये कौन सी जगह से स्टार्ट होती है, सुसनेर नाम की जगह है, सुसनेर से यह उद्गम होता है इसका। इसके बाद में ये एंट्री कहाँ से करी है, झालावाड़ में अंदर नंदपुर नाम का जगह है, यहाँ से एंट्री कर रही है। इसके बाद में ये झालावाड़ में जाकर गागरोन में जाकर ये मिल जाती है काली सिंध से। इसके बाद बात करते हैं हम परवन नदी की। परवन नदी में हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों परवन नदी की बात करें, परवन नदी निकलेगी यहाँ से, यहाँ पे है परवन नदी। इसका उद्गम स्थान लिख देता हूँ मैं, मालवा का पठार। ये भी निकली है मध्य प्रदेश से। इसके बाद में ये परवन नदी झालावाड़ से एंटर करेगी,
झालावाड़ से ये जाएगी 12 में, 12 में जाने के बाद में कोटा के अंदर जाकर कौन सी नदी मिल जाएगी, काली सिंध। तो काली सिंध की हमने दो सहायक नदियाँ देख ली है। आहू नदी भी जाकर कहाँ मिली है, झालावाड़ के अंदर काली सिंध में, और परवन नदी भी जाकर मिल गई है कोटा के अंदर जाकर काली सिंध में मिल गई है। परवन नदी से संबंधित मुख्य विशेषता क्या है, परवन नदी के किनारे जो है 12 के अंदर एक तो शेरगढ़ अभ्यारण्य और एक है शेरगढ़ दुर्ग, ये दोनों स्थित है कहाँ पे, परवन नदी के किनारे पर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बामनी नदी की। बामनी नदी को ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर हरिपुरा की पहाड़ियों से निकल कर, ये इस नदी की ज़्यादा लेंथ नहीं है, और ये जाकर मिल जाती है चंबल के अंदर। कौन सी जगह पे मिल जाती है, समाप्ति में लिख देता हूँ यहाँ पे, समाप्ति स्थल चंबल नदी। चंबल नदी के अंदर कौन सी जगह पे, भैंसरोडगढ़, ठीक है। और इन्हीं नदी के पास में चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी स्थित है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि राजस्थान की ओर से चंबल नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी हो गई, बामनी नदी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका उद्गम और इसका चंबल नदी की जो एंट्री हुई थी वो हुई थी चित्तौड़गढ़ से, और सबसे पहले ये नदी मिली है कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जो बनास नदी मिली है वो सवाई माधोपुर में जाके मिली है, तो ये बाद की नदी है। सबसे पहले कौन सी नदी मिली है, बामनी नदी। तो राजस्थान की ओर से सबसे पहले चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई, बामनी नदी। पॉइंटर राजस्थान की ओर से, ठीक है, राजस्थान की ओर से। दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं कुराल नदी को। कुराल नदी का उद्गम हुआ है ऊपरमाल के पठार चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ से यह ऊपरमाल के पठार से यहाँ से जनरेट हुई। इसके बाद में ये नदी बूंदी से फिर बाद में कोटा में जाकर कौन सी जगह पे जाकर, भैंसखाना नाम की जगह है, भैंसखाना। कहाँ पे ये, कोटा के अंदर। यहाँ जाकर कौन सी नदी मिल रही है, चंबल नदी के अंदर। चंबल नदी में जाकर ये भैंसखाना नामक स्थान पर मिल रही है कुराल नदी, ठीक है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कुराल नदी का चित्तौड़गढ़ से निकली, चित्तौड़गढ़, फिर दूसरा जिला बूंदी, फिर उसके बाद में कोटा, 3 जिलों में यह रहती है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं पार्वती नदी को। पार्वती नदी का उद्गम देखते हैं सीहोर क्षेत्र एमपी से, जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलेगी। सीहोर क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत से निकलने के बाद में यहाँ से ये विंध्याचल पर्वत है, सीहोर क्षेत्र एमपी। यहाँ से निकलने के बाद में यह 12 के अंदर एंट्री करेगी। उसके बाद में 12 से यह जाएगी कोटा के अंदर, कोटा से फिर जाके ये मिल जाएगी सवाई माधोपुर के अंदर जाके, कहाँ पे, पालियाग्राम सवाई माधोपुर में जाके मिल जाएगी, ठीक है, पालियाग्राम नामक स्थान पर। राजस्थान में कौन सी जगह से प्रवेश कर रही है, यहाँ पे 12 करियाहाट नाम की जगह है 12 के अंदर। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि ये राजस्थान को देखे 2 बार काट रही है। देखो एक बार यहाँ पे इस जगह पे, फिर यहाँ से निकलकर फिर ये वापस से एंट्री कर रही है सवाई माधोपुर के अंदर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की 2 बार सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, पार्वती नदी, ठीक है। राजस्थान और एमपी की 2 बार सीमा बनाती है, यानी कि 2 बार प्रवेश करती है। अब दोस्तों हम सभी राजस्थान के सभी बांधों को एक एक करके देखेंगे। सभी नदियों पर बने जितने भी बांध हैं उन सभी को हम मैप पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। सबसे पहले चंबल नदी के बांध देखते हैं। तो चंबल नदी पे यहाँ पे ये राजस्थान का बांध नहीं है, ये है एमपी में बना हुआ बांध। कौन सा बांध है ये, गांधी सागर बांध, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन इस जगह गांधी सागर बांध। कौन सी जगह पे है ये, मंदसौर एमपी के अंदर है, मंदसौर नाम की जगह वहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में ये एंट्री कर चुकी है यहाँ पे 84गढ़ से। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे बना हुआ है कौन सा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। चंबल नदी की बात कर रहे हैं, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के कहाँ पे बना हुआ है, रावतभाटा में। रावतभाटा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे चूलिया जलप्रपात की। चूलिया जलप्रपात भी इसी नदी पे बना हुआ है, वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ पे इसी जगह पे चूलिया जलप्रपात। इसके बाद बना हुआ राणा प्रताप सागर बांध।
इसके आगे चलते हैं कोटा के अंदर। फिर कोटा बैराज बना हुआ है कोटा के अंदर, यहाँ बात करते हैं इस नदी पे कोटा बैराज बना हुआ है कोटा के अंदर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जवाहर सागर बांध की। जवाहर सागर बांध ये बना हुआ है कहाँ पे, कोटा के अंदर। कोटा में कहाँ पे, बोरावाहा कोटा, ठीक है। ये 4 बांध बने हुए हैं कहाँ पे, चंबल नदी के ऊपर। दोस्तों इसके बाद करते हैं अपन मेजा बांध की बात। ये कोठारी नदी अपनी जा रही थी यहाँ से राजसमंद से दिवेर की पहाड़ी में, भीलवाड़ा के अंदर इस पे बना हुआ है एक मेजा बांध। यहाँ पे एक मेजा बांध है, नोट कर लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, मेजा बांध बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमने एक दूसरे पार्ट में हमने देखी थी अरब सागरीय नदी तंत्र देखा था हमने, उसके अंदर माही नदी देखी थी। माही नदी कहाँ से निकली थी, विंध्याचल पर्वत से निकल कर बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर से होती हुई गई थी कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात से गई थी अरब सागर के अंदर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस पर कौन सा बांध बना होता है। ये माही नदी है, माही नदी के अंदर यहाँ पे पहले बना हुआ है कागदी बांध, यहाँ पे लिख लेना कागदी बांध। इसके आगे अपने है माही बजाज सागर बांध, ये इम्पोर्टेंट है, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर माही नदी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस पे, इसकी एक सहायक नदी आई थी उदयपुर से सोम नदी आई थी। सोम नदी कहाँ से निकली थी, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से, ये आके मिली थी डूंगरपुर के अंदर। तो सोम नदी पर भी एक सोम कागदर कमला अम्बा परियोजना, ये बांध यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में एक मेनाल नदी आकर गिरी थी, सॉरी मेनाल नहीं गिरी थी, यहाँ से गिरी थी चित्तौड़गढ़ से होती हुई जाखम नदी गिरी थी। यहाँ से जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकली थी। प्रतापगढ़ से बाद में जाखम परियोजना कौन सी जगह बनी हुई है, प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ से कौन सी नदी की, जाखम नदी, यहाँ से प्रतापगढ़ में कौन सी जगह जाखम परियोजना बनी हुई है। इसके बाद बात करें, माही नदी जाती है गुजरात के अंदर। गुजरात में जाने के बाद में यहाँ पे इस पर एक कडाना बांध बना हुआ है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर कडाना बांध। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप इसमें नोट कर लिए कडाना बांध, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने एक लूणी नदी देखी थी। लूणी नदी निकली थी कहाँ से, अजमेर की नागपहाड़ी से निकलने के बाद में ये गई थी नागौर से गई थी फिर कहाँ पे, पाली के अंदर, पाली से फिर जोधपुर से बाड़मेर से जालोर से गई थी कच्छ के रण के अंदर। तो यहाँ की भी बात की थी हमने लूणी नदी की। लूणी नदी के अंदर कौन सा, यहाँ पे जवाई नदी हमने यहाँ पे मिलाई थी, जवाई नदी जो कि बाड़मेर में जाकर मिली थी। जवाई नदी पाली के अंदर, इस पर जवाई बांध बना हुआ है, ठीक है। ये एक जवाई बांध हो गया। और इसके अंदर एक अलवर से रूपारेल नदी में निकली थी, पता हो तो, यहाँ से पार्ट 1 अगर आपने देखा हो। अलवर से निकलने के बाद में ये गई थी भरतपुर के अंदर। भरतपुर पे इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, मोतीझील बांध, रूपारेल नदी पर मोतीझील बांध। दोस्तों अगर आपको ये नदी अच्छे से याद नहीं हुई तो आप इन तीनों पार्ट्स को दोबारा देखिए, सारी नदी आपकी जितनी भी राजस्थान की नदियाँ हैं सारी कवर हो जाएगी। मोतीझील बांध बना हुआ है, ठीक है। और एक सीकरी बांध भी है इस पर, सीकरी बांध, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें मोतीझील बांध बना हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों बनास नदी की बात करें, बनास नदी निकली थी राजसमंद से होती हुई जब ये टोंक गई थी, टोंक के अंदर इस पर बांध बना हुआ है एक बीसलपुर बांध बना हुआ है, जिसका पानी जाता है टोंक में, और जयपुर में जो है बीसलपुर का पानी ही जाता है। इसके बाद इस पर बनी हुई है कौन सी, ईसरदा परियोजना। तो दोस्तों ये मोस्टली इंपॉर्टेंट बांध थे, जो कि बांध तो हो गए। इसके बाद में जितने भी इन नदियों पे परियोजनाएं बनी हुई है, परियोजना वाली जो वीडियो अपनी आएगी नेक्स्ट वीडियो, तो सारी परियोजना के अंदर कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना बनी हुई है वो उसी पे होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों हमारा मोटिवेशन आप ही है, और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।